हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज 25/12/2023 के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कितने कथन सही है यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक कथन को सही से पढ़ेंगे। कर हमारे सभी निर्णय आवश्यक रूप से सापेक्ष, सशर्त और सीमित होते हैं। तो ये कथन जो है जैन धर्म ने कहा था। कर सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण जैन धर्म के 3 रत्न हैं। ये भी सही है। कर जैन धर्म के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। तो ध्यान देना है, जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है, इसलिए तीसरा गलत है। तो केवल 2 सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे शायदवाद या शायद या संभावना का सिद्धांत के अनुसार हमारे सभी निर्णय सापेक्ष, सशर्त और सीमित होते हैं। इसके अनुसार भविष्यवाणी के 7 तरीके उपलब्ध हैं। पूर्ण पुष्टि और पूर्ण निषेध दोनों गलत है। सभी निर्णय ठीक है, सभी निर्णय सशर्त होते हैं, अतः कथन एक सही है। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना है। इसके अनुसार ऐसी मुक्ति के लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। इसे सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों को जैन धर्म के 3 रत्न या त्रिरत्न कहा जाता है, अतः कथन दूसरा सही है। तो ध्यान देना है कि और भी कोई एग्जाम जो सिर्फ सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूजन रहता है कि त्रिरत्न बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से। तो ध्यान में रखना है जैन धर्म से। जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी गई, लेकिन उन्हें जीन से नीचे माना गया है, अतः कथन तीसरा सही नहीं है। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। बौद्धिस्त्व और प्रतिनिधित्व। यहाँ है वज्रपाणि, मंजूश्री और मैत्रेय। उपयुक्त में कौन सा युग सुमेलित है? तो ध्यान देना है कि तीनों में से कोई सुमेलित नहीं है। ठीक है, सब आगे पीछे है। वज्रपाणि का हो जाएगा पापर हुराई का शत्रु से, मंजूश्री का होगा ध्यानी बुद्धिस्ट से, मैत्रेय का होगा भविष्य के बुद्ध से। इस प्रकार से जो है कोई युग सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन जब आप यहाँ देखेंगे तो बोधिसत्व का ऐसे प्रबुद्ध प्राणी से है जिन्होंने दूसरे को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने के लिए अपनी स्वर्ग प्राप्ति में विलम्ब किया है। कई अलग अलग बोधिसत्व हैं, उसमें वज्रपाणि के बारे में यदि देखेंगे तो वज्रपाणि महायान बौद्ध धर्म में सबसे पहले के बोधिसत्वों में से एक हैं। वो पाप और बुराई के दुश्मन के रूप में वज्र धारण करते हैं। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से हो गए। तो यहाँ पे है क्या, ये टर्म ढूंढना था। फिर है मंजूश्री यानी समझ के प्रेरक। करा मंजूश्री महायान बौद्ध धर्म में उत्कृष्ट ज्ञान से संबंधित एक बोधिसत्व है। उन्हें कभी कभी ध्यानी बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये भी सुमिलित नहीं था वो। आगे क्या है? मैत्रेय भविष्य के बुद्ध, अतः युग 3 सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आज आपको थोड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहा है, फिर कल से क्या रहेगा, करंट अफेयर और एडिटोरियल पे करा। अवलोकितिक स्वर, इन्हें पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये क्षितिग्रभ, नश्वर लोगों के संरक्षक और अमिताभ स्वर्ग के बुद्ध। ठीक है, ये सब बौद्धिस्ट। तो आगे, भारत में बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही नहीं ये ढूंढना है। तो सुत पिटक यहाँ दिख रहा है, विनय पिटक दिख रहा है, अमिधम पिटक दिख रहा है। तो सुत पिटक जो होता है ना, ये होता है बुद्ध की व्याख्या, शिक्षा, धर्म आदि शामिल है। और विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों को मठवासी जीवन से संबंधित आचरण तथा अनुशासन नियम शामिल है। यहाँ पर रिवर्स किया हुआ है। ठीक है, तो पहला दूसरा गलत है। तीसरा है अमिधम पिटक भिक्षुओं की शिक्षा और विद्वतापूर्ण गतिविधि का एक दार्शनिक विश्लेषण है, ये सही है। ठीक है, तो कितने सही नहीं है? तो 1 और 2 सही नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। करा बुद्ध की शिक्षा मौखिक थी, जिस समूह को संबोधित कर रहे थे उसके अनुरूप शिक्षण को अपनाते हुए उन्होंने 45 वर्षों तक मौखिक उपदेश दिए थे। इसमें संघ के द्वारा शिक्षाओं को त्योहारों तथा विशेष अवसरों पर समूह पाठ किया गया।
प्रथम परिषद में शिक्षाओं का अभ्यास किया गया और प्रमाणित किया गया तथा 783 ईस्वी पूर्व में उन्हें त्रिपिटकों में विभाजित किया गया। उनकी शिक्षाएं पाली भाषा में 25 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। बाकी समय तक वो मौखिक रूप से चला था। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे कि त्रिपिटक विनय पिटक में भिक्षु, वहाँ त्रिरत्न था, ध्यान देना है, दोनों कंफ्यूजिंग होता है हमेशा। ठीक है ना, त्रिपिटक कहे तो बुद्ध या बौद्ध धर्म से, और त्रिरत्न कहे तो जैन से। ठीक है, तो विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के मठवासी जीवन पर लागू आचरण तथा अनुशासन के नियम शामिल है। अतः कथन पहला सही नहीं था। करसूत पिटक में बुद्ध की मुख्य शिक्षा या धम्म शामिल है। इसे 5 निकायों या संग्रहों में विभाजित किया गया है, जो क्या है, दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। अतः कथन दूसरा भी सही नहीं है। कराविधम पिटक भिक्षुओं की शिक्षा और विद्वतापूर्ण गतिविधि का एक दार्शनिक विश्लेषण है तथा व्यवस्थीकरण है। अतः कथन तीसरा सही है। ठीक है, करा अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों में दिव्य, वदान, दीपवंश, महावंश, मिलिंदपना आदि शामिल है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। महाजनपद, राजधानी, अंग, कौशल, वत्स। कितने युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें भी हमको नहीं लगता है कि एक भी सुमेलित थी, क्योंकि अंग का चंपा होगा, कौशल का श्रावस्ती जानते ही हैं, वत्स का कौसंबी होगा, तो कौशल का श्रावस्ती भी है नहीं है, विशाली है श्रावस्ती। तो इस प्रकार से एक भी युग्म सही नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महाजनपद 16 में जो इम्पोर्टेड है उसकी राजधानी हमेशा पूछा जाता है, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में वही है। अंग मगध के पूर्व और राजस्थान पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित था। इसकी राजधानी चंपा थी। ये वर्तमान बिहार के मुंगेर और भागलपुर के जिले में स्थित है। कभी कभी क्षेत्र भी पूछा जाता है। ठीक है, कि अंग गणराज्य जो है वर्तमान बिहार के किस किस स्थान पे भी है, तो मुंगेर और भागलपुर। ठीक है, फिर एक कौशल, शतपथ ब्राह्मण कौशल महाजनपदों का वर्णन देता है। उसकी राजधानी श्रावस्ती मगध के उत्तर पश्चिम में स्थित वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के नज़दीक स्थित था। ठीक है, फिर है बस ऋग्वेदिक काल का प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह कौरवों की एक शाखा थी जो हस्तिनापुर से हस्तांतरित होकर कौसंबी में बस गई थी। ठीक है, तो ये भी सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है मगध साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारण मगध का नाम सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, तो ध्यान देना है, अथर्ववेद में मिलता है सबसे पहले, अथर्ववेद में। ठीक है, तो पहला तो ऐसे ही गलती हो गया। दूसरा है मगध के सर्वप्रथम राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी, तो ये भी गलत है, बृहदर्थ ने किया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवर्ज में थी, तो ये तीसरा सही है। तो कितने सही? तो केवल एक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मगध का परिचय। मगध का नाम सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, जो प्रमुख महाजनपदों में से एक था। यह अंग और वत्स साम्राज्य के मध्य में स्थित था। यह वर्तमान बिहार के आधुनिक पटना और गया जिले तथा बंगाल के पूर्वी हिस्सों में स्थित है। अतः कथन पहला सही नहीं है। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश की स्थापना बृहदर्थ ने की थी। हालांकि बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल में मगध के सर्वर में वृद्धि हुई। अतः कथन दूसरा सही नहीं है। आगे क्या है? हर एक राजवंश को मगध का सबसे प्रारंभिक प्रमुख शासक राजवंश माना जाता है। राजा बिंबिसार इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 350 से 295 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, जिनके काल में मगध साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार हुआ था। 5 पहाड़ियों से सुरक्षित राजगृह गिरिव्रज प्रारंभिक मगध राजधानी थी। बाद में उद्यन द्वारा राजधानी को पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया गया था। कथन तीसरा सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने हाइडेस्पिसिस की लड़ाई में महापद्मनंद को हराया था। तो पोरस की लड़ाई में राजा पोरस को हराया था। ठीक है, हाइडेस्पिसिस की लड़ाई में पोरस को हराया था, ना कि महापद्मनंद को। फिर है वह ख्रोष्टी लिपि को भारत लाया। ख्रोष्टी लिपि को भारत ईरान लेकर आया था। ठीक है, ये सिकंदर लेकर नहीं आया था, तो दोनों गलत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो 326 ईसा पूर्व में
सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा। फिर उसने झेलम और चिनाब नदियों के बीच राज्य के शासक पोरस को चुनौती दी। इस भीषण युद्ध यानी बैटल ऑफ हाइडेस्पिसिस, ठीक है, में राजा पोरस की हार हुई। अतः कथन एक सही नहीं है। खरोष्ठी लिपि भारत में ईरानियों द्वारा लाई गई थी, ना कि सिकंदर के द्वारा, अतः ये भी सही नहीं है, ठीक है ना। तो आगे क्या है, एवरग्रीन लोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कैसे उधारकर्ता को नए या अतिरिक्त ऋण देने की प्रथा है जो मौजूदा ऋणों को चुकाने में समर्थ है। कितने सही ये ढूंढना है, ठीक है, कितने सही है ये ढूंढना है। तो ये तो सही है। एवरग्रीनिंग लोन बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता की नकारात्मक धारणा बना सकते हैं। तो ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि बैंक ऐसे उधारकर्ता को ऋण दे रही है जो ऋण चुकाने में असमर्थ है। तो यहाँ पे क्या है, एवरग्रीनिंग लोन बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता की नकारात्मक धारणा बना सकती है। तो ये कारण से सही है, ऑप्शन सी देखते हैं। एवरग्रीनिंग लोन परिचय। एवरग्रीनिंग लोन जॉम्बी ऋण का एक स्वरूप होता है। यह एक उधारकर्ता जो वर्तमान में प्राप्त ऋणों को चुकाने में असमर्थ है को नए अतिरिक्त ऋण देने का एक तरीका है, जिससे गैर निष्पादित आस्तियों, ठीक है, या बैड लोन की वास्तविक स्थिति को छुपाया जाता है। तो कथन पहला सही है। एवरग्रीनिंग लोन के लिए प्रयुक्त दृष्टिकोण क्या है, करा एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने से बचने के लिए दो उधारदाताओं के बीच ऋण या ऋण उपकरणों को बेचना और खरीदना होता है। कर अच्छे कर्जदारों की डिफॉल्ट को छिपाने के लिए दबावयुक्त कर्जदारों के साथ संरचित सौदे करने पर सहमति व्यक्त करना होता है। उधारकर्ताओं के पुनर्भुगतान दायित्वों को समायोजित करने के लिए आंतरिक या कार्यालयीय खातों का उपयोग करना होता है। कर दबावयुक्त उधारकर्ताओं या संबंधित संस्थाओं को पहले के ऋणों के भुगतान की तारीख के आसपास नए ऋणों का नवीकरण या वितरण करना होता है। आगे क्या है, प्रभाव कि एवरग्रीनिंग लोन बैंक की परिसंपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता की नकारात्मक धारणा बना सकते हैं तथा दबावयुक्त परिसंपत्तियों की पहचान एवं उनके समाधान में देरी कर सकते हैं। तक दूसरा सही है। करैया ऋण अनुशासन के साथ उधारकर्ताओं के बीच नैतिक जोखिम को भी कम कर सकता है तथा जमाकर्ताओं, निवेशकों और नियामकों के विश्वास को समाप्त कर सकता है। तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अल नीनो एक जलवायु, अच्छा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कितने सही है। तो अल नीनो एक जलवायवीय परिघटना है जो उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में होता है। ध्यान देना है, ये प्रशांत महासागर में होता है, ना कि हिंद महासागर। पहला गलत। कर अल नीनो की घटना के दौरान पूर्वी व्यापारिक पवनें तेज हो जाती नहीं तो कमजोर हो जाती है। तो ये हो गया। नकारात्मक आयोडीय मतलब हिंद महासागर द्विध्रुव अल नीनो का एक पूरक है जिससे गंभीर सूखा पड़ता है। तो तीसरा सही है। तो केवल एक ही सही, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अल नीनो एक जलवायवीय परिघटना है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में होती है। इसमें समुद्र की सतह के तापमान का गर्म होना, वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियों के सामान्य पैटर्न को बाधित करना शामिल है। कथन एक सही नहीं है, ठीक है। अल नीनो की घटना के दौरान व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है और पश्चिमी प्रशांत महासागर से गर्म जल जो है पूरब की ओर प्रवाहित होती है, जिससे वैश्विक स्तर पर वर्षा के पैटर्न में बदलाव होता है। अल नीनो का मौसम कृषि, मत्स्य पालन तथा पारिस्थितिक तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कथन दूसरा सही नहीं है। आगे क्या है, हिंद महासागर द्विध्रुव, इसे दो क्षेत्रों हिंद महासागर के पूर्वी भाग, अरब सागर और पश्चिमी भागों के मध्य के तापांतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर की तापीय और वायुमंडलीय स्थितियों में स्पष्ट परिवर्तन के कारण इसे भारतीय नीनो भी कहा जाता है। एक सकारात्मक आयोडी तब होता है जब समुद्र की सतह का तापमान अरब सागर में सामान्य से अधिक और उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर में सामान्य से कम होता है, ठीक है। तो एक सकारात्मक आयोडी तब होता है जब समुद्र की सतह का तापमान अरब सागर में सामान्य से अधिक होता है और उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर में सामान्य से कम होता है। जब स्थिति विपरीत होती है तो ऋणात्मक आयोडी विकसित हो जाता है। करा सकारात्मक आयोडी भारतीय उपमहाद्वीप में अधिक मानसून वर्षा और अधिक सक्रिय यानी सामान्य वर्षा से अधिक मानसून के दिनों की ओर जाता है, जबकि नकारात्मक आयोडी कम वर्षा और अधिक मानसून ब्रेक डे कोई भी वर्षा नहीं की ओर जाता है। करा नकारात्मक आयोडी अल नीनो का पूरक है जिससे गंभीर सूखा पड़ता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में था, इसलिए सही है।
क्या है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने कथन सही है। करें, यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करता है जहां उनकी आबादी अपेक्षाकृत अधिक है, तो ये सही है। करें, यह एक उच्च शक्ति वाला निकाय है जिसके आदेशों को कानूनी शक्ति प्राप्त होती है और किसी भी न्यायालय के समक्ष से चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है। तो परिसीमन आयोग या नियुक्ति यहाँ देखेंगे, तो आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है। संगठन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसमें होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त। कार्य क्या है, सभी निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी को लगभग बराबर करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण करना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करना जहां उनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है, ऐसा कथन एक सही है। शक्तियां क्या है, आयोग के सदस्य के मतभेद के मामले में बहुमत से की गई राय मान्य होती है। करें, यह एक उच्च शक्ति वाला निकाय है जिसके आदेशों को कानूनी शक्ति प्राप्त होती है और किसी भी न्यायालय के समक्ष से चुनौती नहीं दी जा सकती है, अतः कथन दूसरा सही है। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लोरेसिन एक रसायन जो आमतौर पर जल के नीचे निर्माण में रिसाव का पता लगाने हेतु उपयोग किया जाता है, तो ये सही है। फिर है, फ्लोरोसिन की उपस्थिति के कारण वेनिस की ग्रैंड कैनाल हरी हो जाती है। तो फ्लोरेसिन की उपस्थिति के कारण क्या है, वेनिस की ग्रैंड कैनाल हरी हो जाती है, कथन सही है। लेकिन फ्लोरोसिन एक रसायन है जो आमतौर पर जल के नीचे निर्माण में रिसाव का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। तो ग्रैंड कैनाल में यदि रिसाव है तो उसको पता करने में फ्लोरोसिन का उपयोग नहीं होता है, इस कारण से ये इंडिविजुअल तो दोनों कथन सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। कराया, वेनिस के प्रसिद्ध ग्रैंड कैनाल ने हाल ही में चमकीले हरे रंग का रूप ले लिया है। जल के परीक्षण के नमूने लेने के बाद अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह रंग फ्लोरोसिन के कारण हुआ था। यह एक रसायन है जो आमतौर पर जल में किए जा रहे निर्माण में रिसाव का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, अतः दोनों कथन सही है। हालांकि ग्रैंड कैनाल में रिसाव का पता लगाने के लिए फ्लोरेसिन का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः कथन दो जो है कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। हालांकि फ्लोरेसिन में विषाक्तता का स्तर कम होता है और इस परीक्षण ने नहर के पारिस्थितिकी तंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। फ्लोरेसिन की सांद्रता के आधार पर नहर को अपने सामान्य रंग में लौटने में कुछ और दिन का समय लग सकता है क्योंकि यह रसायन घुलनशील है। ठीक है, तो आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया, कल मिलते हैं 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।